मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसे कि बोर्ड परीक्षाएं हमारे नज़दीक आ रही हैं, उसी क्रम में हम प्रयास कर रहे हैं आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो। तो हम मॉडल पेपर को लगातार तैयार करवाने पर बल दे रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम हाई स्कूल का मॉडल पेपर प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे हाई स्कूल वाले में हमने फिजिक्स पार्ट किया था, आज हम उसी का खंड का यानी केमिस्ट्री वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा है और उसी क्रम में हम देखते हैं। बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? बेटा आप ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। फिर पूछा गया है अम्ल से H2 हटाने वाली धातु। विकल्प में कई धातुएं दी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ज्यादा सक्रिय धातु हो वो हाइड्रोजन को जल्दी हटाती है, तो वो सक्रिय धातु हमारी दी है Zn, जिंक। जिंक जो है वो अम्ल से H2 को हटाने का काम करती है। फिर पूछा प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। बेटा हम आपको बताया है पीएससी नामक्रम में, प्रोपेन जो होता है एल्केन ग्रुप का सदस्य है और इसमें 3 कार्बन होते हैं ये। और अब फार्मूला एल्केन का CnH2n+2 होता है, तो H हो जाएगा 3 दूनी 6 2 8। ये प्रोपेन होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3। हम चर्चा कर रहे थे प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बेटा C3H8 होता है। एल्केन ग्रुप का ये तीसरा मेंबर है, तीसरा सदस्य है। और एल्केन का फार्मूला हमने आपको अभी थोड़ा बताया भी था, CnH2n होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 2n का मतलब ये +2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। अगला लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3। बेटा हम इसको एक बार देखें। जैसे कार्बन जो होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 पूरा होता है कि नहीं? अगर नहीं पूरा होता है तो वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो पहले यह पहचाने, एल्केन जो होता है बेटा उसमें सिंगल बंद होता है, एल्कीन जो होता है डबल बंद होता है, एल्काइन में ट्रिपल। तो पहले पहचानिए। देखिए यहाँ 3 H जुड़ा है, 3 हो गए, एक इनसे जुड़ा, इनके 4 पूरे हो गए। एक इधर जुड़ा, इनके 3 बचे, 3 में 2 जुड़ गए, तो एक बचा, एक इनसे जुड़ गया, 4 इनके भी पूरे हुए। इसी प्रकार से एक इनसे जुड़ा था, एक वो, 2 ये 3, और एक इनसे जुड़ा 4, इनके भी पूरे, और एक इधर, और 3 ये 3 एक 4, यानी सब सिंगल सिंगल बंधों से बंधे हुए हैं। हम इस प्रकार से आपको दिखा दे। आप देखिए इम्प्लॉइज दैट हम इधर ले रहे हैं। ये बेटा C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और ये देखिए चारों संयोजकता है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड, यानी ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। तो कहने का मतलब कि इसके अंत में एन जरूर आएगा और 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम बेटा ब्यूटेन होगा। नॉर्मल ब्यूटेन है ये, ठीक है। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होना चाहिए? ब्यूटेन होना चाहिए। इसका दोहराया आपको देखें CH3COOH। बेटा इसमें जनक श्रृंखला में 2 कार्बन है। 2 कार्बन आप जानते हैं एथेन में आता है, क्योंकि 1 कार्बन होने पर मेथेन, 2 होने पर एथेन, 3 होने पर प्रोपेन, 4 होने पर ब्यूटेन, 5 होने पर पेंटेन, 6 होने पर हेक्सेन होता है। ये क्रम चलता है। तो इसमें 2 है तो ये एथेन हो गया। अब इसमें COOH बस ये अम्ल है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अनुलग्न जो होता है बेटा ओइक एसिड होता है। तो ये हमारा एथेनोइक एसिड है, एथेनोइक अम्ल। इसका आईपीएससी नाम हुआ बेटा एथेनोइक अम्ल। बहुत ही इजी सा। अब देखते हैं, ये हमारा 6वें का खा क्वेश्चन है। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? आपको बताएं बेटा, मेंडलीव के आवर्त नियम 2 हैं। एक पहले वाला मेंडलीव का आवर्त नियम और दूसरा है मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम।
पहले वाले में ये बताया गया है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये पहले का मेंडलीव का नियम था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया कि ये गलत है। तो फिर दोबारा आधुनिक आवर्त नियम दिया गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तो बेटा जैसा पूछा जाए वो आप लिख सकते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अगला ये हमारा एथेनॉल का रासायनिक गुण दिया है कि ये एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल है बेटा। इसकी अपक्रिया एसिटिक एसिड से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। तो ये हमारा CH3COO और C2H5 बनता है, यानी एथिल एसीटेट। इसका नाम है बेटा एथिल एसीटेट। और क्या बनता है आप देखें, यहाँ ध्यान दें, इसमें से C2H5 निकला था, OH बचा, इसमें CH3COO निकला था, H बचा, तो H और OH मिला करके H2O यानी पानी बन जाता है। तो इस अपक्रिया में जब हम एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो बेटा एथिल एसीटेट और जल प्राप्त होता है हमको। नेक्स्ट हमारा है C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड। नाम नहीं जानते हैं तो जानिएगा, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो बेटा ये हमारा बन जाएगा C2H5OH। हम नाम अभी बताए थे, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड ये प्राप्त होता है, पोटेशियम ब्रोमाइड। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है धावन सोडा और मीठा सोडा का रासायनिक सूत्र और वह नाम देना है। तो बेटा जो हमारा धावन सोडा होता है ये इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इस सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। इसको बेटा हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। और जो मीठा सोडा होता है ये मीठा सोडा इसका होता है NaHCO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ये सोडियम बाई कार्बोनेट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है बेटा NaHCO3, इसको हम मीठा सोडा या बेकिंग सोडा इत्यादि नामों से जानते हैं। और जो हमारा है धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। कुछ लाइट प्रॉब्लम है बेटा, लेकिन अब हम पूरा करते हैं इसको। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है इसको देखते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया जो है बेटा, कुछ ऐसे यौगिकों में हम रासायनिक अपक्रिया करवाते हैं कि उनके जो रासायनिक या क्रियात्मक समूह जो होते हैं आपस में विस्थापित हो जाते हैं। जैसे हम देखें, जैसे ले लें NaOH प्लस तो द्विविस्थापन अपक्रिया की चर्चा कर रहे थे। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है? द्विविस्थापन अपक्रिया में बेटा ये होता है कि
जो हमारे क्रिया करने वाले यौगिक होते हैं उनके क्रियात्मक समूह आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस ये हमारा ZnCl2 गिव्स आउट। अब इसका क्रियात्मक समूह इनको चला जाएगा, ये हो जाएगा FeCl2 प्लस ZnSO4, यानी इनके क्रियात्मक समूह आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा संक्षारण की बात आती है। संक्षारण क्या है? संक्षारण का मतलब होता है नष्ट हो जाना। जैसे कुछ बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती हैं, अगर उनको हम वायु में छोड़ दें, रहे दो, अगर खुले वायु में छोड़ दें तो वो धातुएं होती क्या है? वायु से क्रिया करके और ऑक्साइड बना देती हैं, जिससे उनकी बाहरी परत का क्षय होने लगता है। इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोहा को ले लीजिए। अगर लोहे को खुले वायु में अथवा नम स्थानों पर रख दिया जाए तो वायु जो है वो धातु यानी लोहे से क्रिया करके लोहे का ऑक्साइड अर्थात जंग बना देता है। बाहरी परत जंग में बदल जाती है और जंग लग जाने के कारण हमारा लोहा खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट है साबुनीकरण। साबुनीकरण क्या होता है बेटा? हम आपको बताएं, साबुन के नामों में RCOONA या के होता है। तो साबुनीकरण जो होता है इसमें आप देखें कि हमारे पास सोडियम या पोटेशियम ये होता है और ये वसा अम्लों से क्रिया करके साबुन का निर्माण करते हैं ये। और यही साबुन निर्माण करने की क्रिया या वसा अम्लों का सोडियम और पोटेशियम के साथ संयोग होकर के साबुन का निर्माण करना, ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुनीकरण में प्रमुख साबुनों में हमारा सोडियम स्टीरेट आता है, सोडियम पामिटेट आता है, ये हमारे प्रमुख साबुन है। या यूँ कह लीजिए शॉर्टकट में, बहुत ही शॉर्टकट में साबुन निर्माण की क्रिया जो होती है वो साबुनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है आवर्त व समूह को परिभाषित कीजिए। हम आपको बताएं बेटा, जब तत्वों का विभाजन मेंडलीफ महोदय कर रहे थे तो मेंडलीफ महोदय ने आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे 7 कॉलमों में विभाजित किया था, जिसको हम आवर्त कहते हैं, और उनके क्षैतिज ऐसे 9 खानों में विभाजित किया था, जिसको कि हम समूह कहते हैं। लेकिन बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया गया तो जो हमारे समूह थे या ऊपर से नीचे ऐसे बने थे क्षैतिज खाने, उन क्षैतिज खानों को 17 भागों में डिवाइड किया गया और उसमें सबसे अंतिम जो था वो हमारा 0 ग्रुप था, जिसमें अक्रिय गैसें आते हैं। तो इन 17 एक 18 इन हम क्षैतिज खानों को समूह कहते हैं। और जो हमारे 1 से 7 तक ऊपर से नीचे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त ये होता है, इसको हम आवर्त कहते हैं। और उसमें लास्ट में जो है हमारे 2 बहुत ही बड़े बड़े समूह हैं, आवर्त हैं, जिनको हम लैंथेनाइट और एक्टेनाइट के द्वारा जानते हैं। उनको हम अलग आवर्त सारणी में नीचे की तरफ स्थान दिया गया है। तो बेटा जो 36 हमारे खड़े खड़े बाएं से दाएं को जाने वाले कॉलम हैं, ये 7 हैं, इनको आवर्त कहते हैं। और ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर आने वाले कॉलमों को हम समूह कहते हैं, जिनकी संख्या 17 प्लस एक 0 ग्रुप भी हमारा होता है।